नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे। हमने आज हम लोग की तीसरी यूनिट हमारी चल रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। तो हम लोगों ने इससे पहले भी हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में फर्स्ट यूनिट में बताया गया कि कैसे पर्टिकुलर हर जो भी आपका टॉपिक है, या जो भी आपके एक तरीके से कहें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन दोस्तों किया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद से दोस्तों जब हम सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ी, तो सेकेंड यूनिट हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो फर्स्ट यूनिट से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स में जो भी सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट का किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम या फिर कहें कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, तो सेकेंड यूनिट को जब हमने देखा तो वो टोटली डिज़ाइन मॉडलिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। यानी कि जो यूएमएल है हमारा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज किस तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है, जैसे कि 2 टाइप का था आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। तो और फिर स्ट्रक्चरल के अंदर कौन-कौन से डायग्राम आपके यूज़ होते हैं, बिहेवियरल के अंदर आपके कौन-कौन से डायग्राम यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के सेकंड यूनिट में थी। ठीक है दोस्तों? उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। और आपने देखा कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें 3 चीज़ें देखी। एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन और एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने मेंटल जब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो जो मेंटल लेआउट होता है पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का जो हम एनालाइज़ करते हैं, तो अगर हमें उसको डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो हम यूएमएल का यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रक्चरल की बात आती है कि अगर उसके पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, तो हम वहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चरल डायग्राम में आपने देखा था कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम थे, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम एंड कंपोनेंट डायग्राम। और उसी के एस्पेक्ट्स में जब हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बिहेवियर को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, तो उसमें भी हमने कई सारे डायग्राम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कोलैबोरेशन डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, और भी बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिनका हम यूज़ पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है? तो जब हम दोस्तों डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, तो डिज़ाइनिंग ही ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना? क्योंकि जब हम एक बार किसी भी चीज़ को जब हम पर्टिकुलर जो भी हमने एनालाइज़ेशन किया है, उस एनालाइज़ेशन को जब हम एक बार डिज़ाइन कर देते हैं, या फिर जो भी हमने विज़ुअलाइज़ेशन किया है उसका यूएमएल के थ्रू स्ट्रक्चरल चाहे बिहेवियरल जो भी प्रॉपर्टी हमें एनालाइज़ करनी है, तो हम जब उसको डायग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम फिर से पूरे डायग्राम को एक बार चेक करते हैं। और चेक करने का मतलब क्या है कि दोबारा से उसको एनालाइज करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि अगर कुछ थोड़ी-मोड़ी गलतियाँ या कहीं पे कुछ गलत कॉन्सेप्ट हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हम उस गलत कॉन्सेप्ट को रिमूव करें और वहाँ पे उसका अल्टरनेटिव जो बेस्ट हो, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कि कई सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद से दोस्तों हमने थर्ड यूनिट में ये भी देखा था कि एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज़ेशन या एल्गोरिथम डिज़ाइन
तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अगर हम पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन के लिए नंबर ऑफ कोड नंबर ऑफ अगर हम बात करें कि अगर पर्टिकुलर कोई भी ऑपरेशन है तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, तो पर्टिकुलर कि किसी एक ऑपरेशन के लिए कई सारे एल्गोरिथम यूज हो सकते हैं, तो हमें ये फाइंड करना होता है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेट एल्गोरिथम है जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे बेस्ट वर्क करेगा और पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम की इफिशियंसी है और उसका जो मेमोरी स्पेस है यानी कि इफिशियंसी को बढ़ाएगा और मेमोरी स्पेस को कम करेगा। तो ये सारी चीजें भी हमें ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हमने देखा था कि जब हम एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे थे तो हमें कॉन्सेप्ट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देखते हैं कि पर्टिकुलर जो भी हमारा एल्गोरिथम है वो अकॉर्डिंग टू मतलब आसानी से समझ में आने लायक है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों हम डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिस तरीके से एक सिचुएशन के एक ऑपरेशन के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम का यूज होता है, ठीक उसी तरीके से एक से ज्यादा हमने देखा था स्टार्टिंग में भी जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था मॉडलिंग में कि नंबर ऑफ मॉडल्स यूज, ठीक है ना, कि कई सारे मॉडल्स यूज होते हैं पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे उसका स्ट्रक्चरल हो चाहे उसका बिहेवियरल हो। लेकिन जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है, जब हम एक बार पूरा डायग्राम बना लेते हैं तो हम वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या दोबारा से जब हम उस डायग्राम को एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी मॉडल की जगह कोई और मॉडल अगर हम रखते तो ज़्यादा अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता, ठीक है ना। तो हम अपने डायग्राम को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और इजी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार देखी थी और साथ में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हम कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कि हमने देखा था कि जब अगर सारी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें यानी कि जब हम कोड मेंटल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, उसका कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, एल्गोरिथम को लिखते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं या सही एल्गोरिथम को चूज़ करते हैं, सही मॉडल को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन फेज में आते हैं यानी कि जब हम डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे भी दोस्तों हमें कुछ चीजों की ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आपका पहला था रिप्रेजेंट स्टेट एज अ लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम, दूसरा था आपका स्टेट मशीन इंजन और तीसरा था आपका कंट्रोल एज कॉन्करेंट टास्क, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हम इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ ये तीन जो मैकेनिज्म है इन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ताकि हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन हो सके, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए एक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टास्क है कि जैसा हमने डिजाइन किया है ठीक उसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन कर देना, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा गैप दोस्तों रहता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा जो गैप है वो रहने दीजिए आप। लेकिन आपको अपनी तरफ से ये प्रयास करना होता है कि मैक्सिमम जो हमारा जो मोटो है कि वो हमारा अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो कितनी सारी चीज़ों का हमें कितनी सारी चीज़ों को हमें अपने दिमाग में रखना होता है और कितने सारे पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखते हुए अपने पर्टिकुलर जो भी हमारा टॉपिक है उसको देखना होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हम देख सकते हैं कि किस सारे ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उन रूल एंड रेगुलेशन को दिमाग में रखते हुए ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंट्रोल होता है। उसके बाद से हमने एडजस्टमेंट ऑफ इनहेरिटेंस देखा था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में भी हमने देखा था। फिजिकल पैकेजिंग क्या होती है या पैकेजिंग क्या होती है, आपको बताया था कि नंबर ऑफ जितने भी किसी एक ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उसको एक जगह पे रखना, सारी फंक्शनलिटी को, उसको हम पैकेजिंग कहते हैं। और किस तरीके से पैकेजिंग को
ड्रॉ किया जाता है। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक कस्टमर है और कस्टमर जो है ये सारी फंक्शनलिटी है कस्टमर से रिलेटेड जो कि एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन उसके बाद का हमारा टॉपिक था। और डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी कोई अगर अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है। ऐसा रियल वर्ल्ड में भी होता है। अगर हम कोई भी काम अगर कोई भी वर्क अगर हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं कि ताकि सारा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट चल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और साथ में हम लोगों ने एक जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा था, जो कि हमने देखा था कि किस तरीके से अगर एक माइक्रो लेवल का कोड जनरेट करना है तो जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये एक तरीके से अगर हम कहें कि ये जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द Jackson structure design is a methodology to specify and design system in which time factor is significant and system may be described using sequence of events। यानी कि किस तरीके से ऑकर्स सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो एक टाइम इवेंट पे किस तरीके से जनरेट हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने और जो हमारा लास्ट लेक्चर था दोस्तों कि मैपिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है ना। तो हमने कल जो हमारा लेक्चर था हमने देखा था कि किस तरीके से सी की हम कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जिनका इम्प्लीमेंटेशन हम नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि क्लास के बारे में बताया था कि सी के अंदर हम स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का यूज करके एक क्लास जैसी फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब कि सारी की सारी फंक्शनैलिटी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये चीज है कि मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रिक्टली नहीं कहता कि स्ट्रिक्टली ये बाउंड नहीं करता कि केवल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर ही यूज होंगे। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन जो है वो एक प्रकार का अगर एक तरीके से देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। और एक क्लास होता है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं जिनकी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम एट्रीब्यूट सेम होते हैं, वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के या लैंग्वेज का यूज करके ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ चीजें कुछ कॉन्सेप्ट छोटे मोटे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में जिन कॉन्सेप्ट का यूज हम नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रॉन्ग फीचर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के जो कि हम विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हमने देखा था कि जो ये पब्लिक प्राइवेट या एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, या हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, इंटरफेसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम सी में भी कर सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है अगर हम बात करें फंक्शन ओवरराइडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करें तो ये हमारा केवल और केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के थ्रू ही यूज हो सकता है, उसके अलावा यूज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था कि भाई देखो अगर आप चीजें समझना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये हर छोटी मोटी चीजों को अगर आपके दिमाग में होगा या आपके दिमाग में अगर होगा तो आप उस चीज को काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सी के अंदर ये चीजें हो सकती हैं या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये कॉन्सेप्ट है जो सी के अंदर ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
तो ये सारी चीजें भी तभी हो सकती हैं दोस्तों जब आपको लैंग्वेज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। आपको पता है सी एक इम्परेटिव पैराडाइम्स की लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका दोनों का अलग है, कॉन्सेप्ट में भी काफी डिफरेंट है, लेकिन थोड़े मोड़े कुछ कॉन्सेप्ट है जो दोनों में चल जाते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये चीजें आपको समझनी है दोस्तों तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड और सी से रिलेटेड सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने दोस्तों अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। और उसके बाद से फिर दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रांसलेटिंग क्लास इनटू डाटा स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेटिंग क्लास इनटू डाटा स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले कि जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है कि इन दिस कोर्स वी वुड नॉट डिलवे into the full theory of object oriented design. We will concentrate on the precourse of object oriented design, abstract data type. Theory for the full object oriented approach is readily built on the idea of abstract data type, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जो मोस्टली सारी जो थ्योरी है वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को ही डिफाइन करती है। यानी कि अगर हम क्लासेस की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट मिलके एक डाटाबेस को ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कि एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ डाटा स्ट्रक्चर एंड अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और प्रोसीजर्स विच ऑपरेट ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि फिर से एक बार देख लीजिए कि एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ डाटा स्ट्रक्चर एंड अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर विच ऑपरेट ऑन द डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है कि एडीटी कि ये कलेक्शन ऑफ फंक्शन और प्रोसीजर है जो कि किसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जो हम क्लास या फिर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट और ये जो सारे के सारे क्लास होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो हमें पता है कि क्लास एक ऐसी चीज है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रखा जाता है और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो क्लास है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिलके कहीं ना कहीं से प्रोसीजर और फंक्शन या प्रोसीजर की बात करें या मेथड्स की बात करें तो उनका एक कलेक्शन है जो कि डाटा को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हम क्लास फॉर्म कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं, एक तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का ही एक प्रारूप है, ठीक है। जैसा कि देखिए आपका अगर हम बात करें यहाँ पे तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि टू अलाइन आवर सेल्फ विथ ओ थ्योरी वी विल कॉल द फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स मेथड्स एंड द डाटा स्ट्रक्चर एंड इट्स मेथड अ क्लास दैट इज वी विल कॉल आवर एडीटीएस क्लासेस, ठीक है ना। यानी कि जो लिखा हुआ है कि प्रोसीजर मेथड एंड द डाटा स्ट्रक्चर एंड इज मेथड इन अ क्लास, हम उसको एडीटी क्लास या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट को ही फॉलो करते हैं। However, our classes do not have the full capability associated with classes in OO theory। मतलब ठीक है ना, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो क्लास के इंस्टेंस होते हैं उनको हम क्या ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड एंड अपीयर इन प्रोग्राम एज वेरिएबल ऑफ अ टाइप ऑफ डिफाइनिंग बाय द क्लास, ठीक है ना। कि यानी एक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रियल वर्ल्ड के एंटिटी को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है किसी क्लास के अंदर। दीज टर्म हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग ऑफ ओ डिजाइन मेथोलॉजी, ठीक है ना। बट दे हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज सच एज इनहेरिटेंस दैट वी वुड नॉट डिस्कस हियर, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद से जैसा कि आपका ये लास्ट पैरा लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ डिजाइन मेथोलॉजी एज अ consequence it is possible to write OO programming using language such as C, Ada and Pascal।
The so-called OO language such as C++ and EFL simple provide some compiler support of for OO design. This support must be provided by the programming in non-OO language. ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो दोस्तों हमारे कहने का मेन मोटो है वो मेन मोटो यही है कि किस तरीके से हम लोग जो ये जो मेन मोटो हमारा है कहने का कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग ये अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जैसे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, मान लो ऑब्जेक्ट 4, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर है, ठीक है ना। अब इस क्लास की अगर कुछ फंक्शनैलिटीज है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए फंक्शनैलिटी ए है, फंक्शनैलिटी बी है और फंक्शनैलिटी सी है दोस्तों। तो अगर ये कुछ फंक्शनैलिटी है क्लास की, तो ये जो जितने भी फंक्शनैलिटी है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर क्लास की ये जो जितनी भी सारी फंक्शनैलिटी है, उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शनैलिटी है कहीं न कहीं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का ही काम करती है, क्यों? क्योंकि इनके थ्रू हम जो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है इनके थ्रू हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू है उसके ऊपर फंक्शन और प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम इस सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के रूप में देखते हैं। यानी अगर हम क्लास को कह लें तो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ही है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी की सारे ऑब्जेक्ट हैं ये कहीं न कहीं मिलके किसी डाटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं और इनके जो क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे एज अ फंक्शन एज अ प्रोसीजर जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा के ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है। तो मे बी आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये चीजें दोस्तों देखो थ्योरेटिकली है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मुझसे भी गलती हो सकती है बताने में, लेकिन मोस्टली चीजें यही सारी चीजें हैं कि क्लास को इनटू डाटा स्ट्रक्चर। तो क्लास इनटू डाटा स्ट्रक्चर, तो कहने का मतलब क्या है कि हम एक तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करते हैं तो एक तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को ही देखते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ गलती हो तो हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, तो आप लोग अपने से अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मेन मोटो इसका यही है, ठीक है ना। ये एक थ्योरी का पार्ट है और आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से क्लास को डाटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट या फिर कन्वर्ट किया जाता है, या फिर किस तरीके से जो हम क्लास बनाते हैं वो एक तरीके का एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ही होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम एक एग्जाम्पल की एक अगर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है आपके इस पर्टिकुलर इसमें कि प्रोग्राम्स ऑफ्टन डील विथ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि प्रोग्राम क्या है कि कलेक्शन ऑफ आइटम है जिसको वो डील करता है, ठीक है। यानी ये दूसरे वर्ड में कहें तो कलेक्शन ऑफ आइटम को प्रोग्राम डील करता है। These collections may be organized in many way. ये जो कलेक्शन है ये बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। एंड यूज मेनी डिफरेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, टू रिप्रेजेंट देम, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यट फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देयर विल बी अ फ्यू कॉमन प्रॉपर्टी ऑपरेशंस ऑन एनी कलेक्शन, दीज माइट इंक्लूड, यानी कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट के पॉइंट से देखें तो कुछ ऑपरेशंस है जो कि कॉमन ऑपरेशंस है का कलेक्शन है जो कि काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जैसे कि देखिए आप अगर हम बात करें कि क्रिएट की, तो अगर क्रिएट एक अगर हमने एक जनरेट किया है तो आप देख रहे हैं इसका काम क्या है, क्रिएट अ न्यू कलेक्शन, ठीक है ना। अगर ऐड की हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि ऐड में क्या लिखा हुआ है, ऐड एन आइटम टू अ कलेक्शन। अगर हमने डिलीट नाम का वो रखा है तो इसका काम क्या है, ये सब क्लास के अंदर अगर कहें तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का काम कर रहे हैं कि यानी कि जो हमारे डाटा है उनके ऊपर ऑपरेशन और फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कह रहे हैं। तो अगर हम डिलीट की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि डिलीट में आपको दिख रहा है कि डिलीट एन आइटम फॉर अ कलेक्शन, ठीक है ना। तो
पर्टिकुलर इस डिलीट का यूज क्या हम डिलीट करने के लिए कर रहे हैं। फाइंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसा कि लिखा है फाइंड एन आइटम मैचिंग सम क्रिएशन इन द कलेक्शन, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रॉय की बात करें तो क्या है, डिस्ट्रॉय द कलेक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं पांचों की पांचों, तो आप इन पांचों चीजों को देख के ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को यूज कर रहे हैं। और अगर हम क्लास बना रहे हैं और उसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो जो भी डाटा है उनके ऊपर जो ऑपरेशन और फंक्शनैलिटी यूज हो रही है वो पर्टिकुलर क्लास के ही फंक्शनैलिटी और एट्रीब्यूट्स फंक्शनैलिटी यूज हो रही है, ठीक है ना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल जो ये क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और उनके डाटा के ऊपर जो मेथड अप्लाई हो रहा है, ये एक तरीके का एक डाटा स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर रहा है। और ये और पर्टिकुलर डाटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं कि एक डाटा स्ट्रक्चर के ही फॉर्म में है और ये डाटा स्ट्रक्चर को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो मेन मोटो है हमारा समझाने का, कि अगर आप प्रोग्रामिंग को बहुत ही डीप में जाके देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। कई सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको समझ में आती हैं, और जब आपको समझ में आती हैं तभी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझनी है इन सारी चीजों को, तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पर्टिकुलर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक मतलब कि जो आप डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसमें किस तरीके से क्लासेस और ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, या फिर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स या कितने सारे क्लासेस का यूज किया जा रहा है पर्टिकुलर डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। और जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जिनको हम दूसरे पैराडाइम्स का यूज करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारा मेन मोटो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का, वो हमारा मेन मोटो, अगर हम अपने मेन मोटो की तरफ अगर फोकस करें, तो हमारा मेन मोटो क्या है कि हम किस तरीके से एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम किस तरीके से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, तो उस अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग की, बहुत सारी एनालाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और ये जो प्लानिंग और एनालाइजेशन है, ये आपको एक वे प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो सके, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना एक अलग चीज है। आप कहते हैं कि अगर आपको जावा आती है, तो आप कहते हैं कि हाँ मुझे जावा आती है, मैं जावा से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है, उनकी स्पेशलिटीज मुझे पता है, किस तरीके से हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है ये भी हमें पता है, ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक फंक्शनैलिटी को अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, अगर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी तरीके से क्या है आपका क्या पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है ना। क्लासेस की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं आपके उप्स के अंदर, और इनको अलग अलग इंप्लीमेंट करना हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है ना। इनको अगर हमें अलग अलग इंप्लीमेंट करना हो तो उनको अलग अलग इंप्लीमेंट करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। इनको अलग अलग इंप्लीमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर वो होता है जो कि जिसको ये पता हो कि अगर हमारा सिस्टम अगर हमको डिजाइन करना है, तो हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के किस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जब हम एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दोस्तों बनाते हैं, तो वहां पे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन होके यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपको जो प्रैक्टिस में लानी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आप अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के सारे कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको सबको कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे कि उसका आउटपुट आपको मिल सके, ठीक है ना। तो अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सारे के सारे प्रोग्राम एक तरीके से एक साथ मिलजुल के किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों।
ठीक है ना? तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होगी दोस्तों, और हर बारीक चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी जाके एक आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर अपने नए लेक्चर के साथ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के नए लेक्चर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।